असल में मिस्टर मेहता अपने इस बार से नाबालिग लड़कियों को रखेल बनाकर बड़े बड़े बिजनेसमैन को बेचते थे। ये बात बहुत ही कम लोग को पता था, खासकर कि मसाज गर्ल और टेबल नंबर 3 के बारे में, क्योंकि ये दोनों कोड वर्ड थे जो कि सिर्फ बहुत बड़े बिजनेसमैन लड़कियों को खरीदने में इस्तेमाल करते थे। मिस्टर मेहता समझ गए थे कि उनके सामने बैठा इंसान या तो बहुत अमीर था या बहुत ज्यादा पावरफुल था। वहीं जब आन्या को कोई जवाब नहीं मिला तो वो बोली, मुझे लगता है कि ये बात गलत है। ये कहकर आन्या उठकर जाने लगी। मिस्टर मेहता तुरंत बोले, अरे नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही सुना है। मिस्टर मेहता की बात खत्म होते ही कमरे का दरवाजा नोक हुआ और वर्षा अंदर आई। वर्षा ने जल्दी से अंदर आकर पूछा, क्या आप लोगों की बात खत्म हो गई? क्या आपकी मीटिंग सक्सेसफुल रही? ये सुनकर आन्या उर्फ विक्की ने कहा, हाँ, और अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वर्षा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी वाइफ बना लो। ये सुनकर पहले तो आन्या हैरान हुई, लेकिन फिर उसे आगाह करते हुए बोली, एक बार फिर सोच लो कि तुम क्या कह रही हो, वो भी अपने पापा के सामने। वर्षा ने कहा, नहीं, मैंने सोच लिया है और तुम चाहो तो शादी के बाद किसी और के साथ रिलेशन में भी आ सकते हो। रही बात मेरे पापा की, तो वो मेरी बात कभी नहीं टालते हैं। मिस्टर महरा ने मन ही मन कहा, ये तो मैं जानता ही हूँ कि ये कोई आम इंसान नहीं है, और अगर ये मेरा जमाई बन जाए तो मुझे बहुत मुनाफा होगा। रही बात रखेल की, तो कौन सा आदमी ये काम नहीं करता। ये सोच के उसने कहा, हाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और हाँ विक्की बेटा, वर्षा मेरे हर बिजनेस के बारे में जानती है। जाओ वर्षा बेटा, इन्हें अंडरग्राउंड केबिन में ले जाओ। आन्या को पहले से पता था कि वर्षा अपने बाप से हर बुरे काम से वाकिफ था, लेकिन उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वर्षा इतनी बोल्ड होकर उसे शादी के लिए कहेगी। आन्या के प्लेन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। इसके बाद वो सब अंडरग्राउंड केबिन में गए। वहां पहुंचकर जैसे ही आन्या ने लड़कियों को देखा, उसने जल्दी से एक बटन दबाया और बहुत सारे बॉडीगार्ड वहां आ गए। वहां पहुंचकर जैसे ही आन्या ने लड़कियों को देखा, उसने जल्दी से एक बटन दबाया और बहुत सारे बॉडीगार्ड वहां आ गए। उन गार्ड्स ने आन्या को छोड़ सब पर बंदूक तान दी। वर्षा और उसके पापा विनय दोनों हैरान होकर विक्की आन्या को घूरने लगे। आन्या ने बिना उन पर ध्यान दिए कहा, इन लड़कियों को किसी सेफ जगह ले जाओ और इन बाप बेटी को कोन में। तुम किसी गार्ड के साथ अपने घर चली जाओ और पहुंचते ही मुझे मैसेज कर देना। ये कहकर आन्या ने सारा को मैनेज करके कहा। वहीं दूसरी तरफ जब सारा आन्या से बहाना बनाकर दूर गई, तब उसे रोनित ने उसे देख लिया और जल्दी से उसके पास गया। रोनित सारा के पीछे गया और उसने सारा के मुंह पर अपना हाथ रखकर सारा को गोद में उठा लिया। रोनित सारा को गोद में उठाकर एक कमरे में ले गया। रोनित ने कमरे में जाकर सारा को बेड पर फेंक दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। सारा रोनित की इस हरकत से हैरान थी और आंखें बड़ी करके उसे देख रही थी। असल में सारा भी रोनित को कॉलेज से ही पसंद करती थी, लेकिन अपने डर की वजह से रोनित हमेशा उससे दूर रहता था, इसलिए सारा को लगा कि रोनित उसे पसंद नहीं करता है। जब रोनित ने महसूस किया कि सारा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसने सारा को छड़ दिया। रोनित ने कहा, कौन था वो लड़का? और तुम उससे इतना क्यों चिपक गई थी? सारा को लगा कि रोनित को जलन हो रही है, जो कि सच भी था, इसलिए वो बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं किसी से भी चिपकूं, और वैसे भी मेरी उससे शादी होने वाली है। ये सुनकर तो रोनित का गुस्सा जैसे उसके सर ही चढ़ गया। रोनित ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे मतलब है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरे सिवा किसी से शादी नहीं करने वाली। ये सुन सारा इतनी खुश हुई कि उसने खुद ही आगे बढ़कर रोनित को किस कर लिया और कहा, आई लव यू टू। रोनित को इसकी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वो बस हैरानी से उसे घूर रहा था। जब सारा ने रोनित को इस तरह देखा, तो वो समझ गई कि उसे क्या हुआ है, और वो न चाहते हुए भी हंस पड़ी। सारा ने खुद को कंट्रोल कर कहा, अरे मेरे प्यारे बेवकूफ, वो मेरी कोई शादी नहीं होने वाली और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। रोनित ने तुरंत उस पर शक करते हुए पूछा, तो तुम उससे इतना चिपक क्यों नहीं थी? सारा ने कहा, क्योंकि ये मेरा काम है। रोनित ने हैरानी से कहा, क्या मतलब कि ये तुम्हारा काम है? सारा कहती है, अरे मेरे प्यारे से बेवकूफ, वो आन्या मेम थी और वो यहाँ एक जरूरी काम से आई थी। रोनित को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। सारा रोनित को बहुत देर तक समझती है और आखिर में आकर रोनित मान जाता है। रोनित आराम से सारा को अपनी बाहों में लेकर बैठा था, तभी सारा का फोन बजता है। सारा फोन उठा देखती है कि उसे आन्या का मैसेज आया है। रोनित भी मैसेज पकड़ सारा से कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। सारा अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और रोनित उसे लेकर वहां से चला जाता है।
डॉट 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 डॉट। वहीं दूसरी तरफ आन्या सारा को मैसेज करके अपना फोन अपनी जेब में रख लेती। सारा 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि कोई उसका हाथ पकड़ एक कमरे में खींच लेता है। आन्या इस अचानक झटके से संभल नहीं पाए और सीधे जाकर किसी के मजबूत सीने से टकरा गई। आन्या ने ऊपर देखा तो वहां राज खड़ा था। आन्या ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया क्योंकि आन्या को उसकी मॉल वाली बातें अभी तक याद थी। आन्या बिना राज की तरफ देखे बस अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही। राज जानता था कि आन्या उससे नाराज है, इसलिए उसने अपना एक कान पकड़ सॉरी कहा। आन्या ने देखा कि राज हिना उससे कोई बदतमीजी करे उसे बस सॉरी बोल रहा है तो उसने उसे माफ कर दिया। राज ने आन्या से उसके इस विक्की वाले भेस के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। आन्या राज से पूछना चाहती थी कि राज यहाँ क्या कर रहा है और उसने उसे कैसे पहचाना, लेकिन राज को शांत देख आन्या ने भी कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद राज ने आन्या से पूछा तुम यहाँ कैसे आए। आन्या ने विक्की की आवाज में जवाब दिया बाइक से। राज ने कहा चले मैं भी तुम्हारे साथ ही घर चलता हूँ। राज को तब बहुत गुस्सा आ रहा था जब आन्या लड़कियों के साथ फर्क कर रही थी, लेकिन वो हैरान भी था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि आन्या ऐसा भी कर सकती है। वहीं आन्या भी हैरान थी क्योंकि इस बार राज ने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। आन्या ने पार्किंग में जाकर अपनी बाइक स्टार्ट की और राज भी उसके पीछे बैठ गया। करीब 15 मिनट बाद राज और आन्या घर के सामने खड़े थे और राज ने कहा दरवाजे से गए तो सब जाग जाएंगे, वैसे तुम घर से बाहर कैसे गई थी। आन्या ने कहा मेरे पीछे आओ मैं बताती हूँ। ये कहकर आन्या जाने लगी और राज भी उसके पीछे जाना लगा। कुछ ही देर में वो लोग घर के पीछे वाले गार्डन में थे। आन्या बिना पाइप को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी और राज भी उसके पीछे चढ़ने लगा। राज ने इन सब चीजों की ट्रेनिंग ले रखी थी, इसलिए उसे पाइप चढ़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। ऊपर पहुंचकर राज ने मन ही मन कहा बाकी आश्रित लड़कियों से मिलने के लिए पाइप चढ़ते हैं और मैं अपनी वाली को साथ मिलकर पाइप चढ़ रहा हूँ। राज अपने ही ख्यालों में था, तभी आन्या ने कहा वो वहां जो सीढ़ियां हैं वो सेकंड फ्लोर पर ही खत्म होती है, तुम उनसे अपने रूम में जा सकते हो। राज ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आन्या ने अपनी घड़ी देखी जिसमें रात के 3 बज रहे थे। समय देख आन्या भी वहां से अपने कमरे में चली गई। डॉट 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 डॉट। अगली सुबह आन्या जल्दी उठ गई, या यूं कहे कि वो सोई ही नहीं। आन्या ने टाइम देखा तो सुबह 4:30 4:30 बज रहे थे। आन्या जल्दी से उठकर एक्सरसाइज करने चली गई। थोड़ी देर बाद आन्या फ्रेश होकर नीचे चली गई। घर में सबसे रहे थे सिर्फ राज और रति उड़े हुए थे। रति और राज दोनों को ही रोज जल्दी उठने का आदत थी। रति ने आन्या को देखकर कहा अरे बेटा आज जल्दी उठ गई, किसी काम से जाना था क्या। घर में सबको पता था कि जब तक कोई जरूरी काम न हो आन्या जल्दी नहीं उठती थी। आन्या ने राज की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया हाँ माँ, वो आज मुझे मिस्टर सिंघानिया के कैसे के सिलसिले में कोर्ट जाना है। रति ने कुछ सोचकर पूछा क्यों, क्या कोई सीरियल बात है और कितने बजे जाना है। तभी बाकी सब भी अपने रूम से बाहर आ गए। राज ने आन्या के कुछ जवाब दिया जी नहीं आंटी, बस एक छोटी सी जमीन के सिलसिले में जाना है और कोर्ट का टाइम 10 बजे का है। राज की बात सुनकर बाकी सब भी समझ गए कि आन्या इसी वजह से जल्दी उठी है। रति ने कहा ठीक है बेटा चले जाना, लेकिन पहले नाश्ता कर लो। इसके बाद सब मिलकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद राज और आन्या कोर्ट का लिए निकल गए, लेकिन इस बार वो दोनों राज की कार से कोर्ट जा रहे थे। कोर्ट पहुंचकर राज और आन्या ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और कोर्ट रूम में चले गए। इस समय जहां आन्या का चेहरा बिल्कुल शांत था, वहीं राज के चेहरे पर गुस्सा और एरोगेंस साफ दिख रहा था। वहीं कोर्ट में मौजूद सभी लोग उन दोनों को निहार रहे थे क्योंकि राज ने आज ब्लैक कलर का सूट पहना था जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहा था। आज आन्या ने भी व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट पैंट पहनी थी जिसमें वो भी बला की खूबसूरत लग रही थी। आन्या ने कोर्ट रूम में जाकर एक नज़र सक्षम को देखा और अपनी जगह बैठ गई। कुछ ही देर में वहां जज भी आ गए जिन्हें ग्रीट करने के लिए सब खड़े हो गए। कुछ ही देर में सुनाई शुरू हो गई, लेकिन आन्या ने इतने मजबूत सबूत पेश किए कि सामने वाला वकील यानी कि सक्षम कुछ बोल ही नहीं पाया। जब जज ने देखा कि आन्या के मजबूत सबूतों को देखने के बाद दूसरी साइड कुछ नहीं बोल पा रही है, तो उसने भी जल्द ही फैसला सुना दिया। कुछ दिन पहले तक जिस केस को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, उस केस को आन्या ने सिर्फ आधे घंटे में ही जीत लिया।
इतना ही नहीं, आन्या की वजह से अब राघव राज को 5 करोड़ की पेनल्टी भी देगा। राज ने पहली बार ऐसा देखा था कि कोई केस अपनी पहली सुनवाई में ही खत्म हो गया, जिस वजह से वो काफी हैरान था। आन्या केस खत्म करके बाहर आए और उसने दक्ष की तरफ देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के कोर्ट रूम के बाहर खड़ा था, और कहा, मेरे लिए पानी लाओ। दक्ष ने तुरंत यस मैम कहा और वहीं से आन्या के लिए पानी लेने चला गया। दक्ष के जाते ही वहां राघव आ गया और गुस्से से बोला, ये तूने अच्छा नहीं किया, तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। जवाब में आन्या ने उसे सीरियस चेहरे के साथ चढ़ाते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं जानता मैं तुम्हें, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन हो। एक सेकंड पुकार आन्या ने वैसे ही कहा, तुम एक गली के आवारा कुत्ते हो जो अपने बाप से छोड़े हुए टुकड़ों पर पल रहे हो। ये सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने आसपास की मीडिया को देखकर खुद को शांत कर लिया और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, इसकी तुम्हें बहुत ही बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये कहकर राघव ने आन्या को ऊपर से नीचे तक हवस भरी नजरों से देखा और वहां से चला गया। आन्या ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि राघव उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तभी वहां दक्ष पानी की बोतल लेकर आ गया। आन्या ने पानी लिसा और कहा, कार निकालो, मुझे घर जाना है। दक्ष ने ये स्मेम कहा और वहां से चला गया। आन्या राज के साथ जरूर आई थी, लेकिन उसने दक्ष को पहले ही अपनी कार लाने के लिए कह दिया था। आन्या के पानी पीकर खत्म करते ही वहां उसकी कार आ गई। आन्या कार में बैठी और वहां से निकल गई। आन्या के जाते ही राज वहां आ गया। राज कोर्ट रूम में आन्या के असिस्टेंट के साथ था, जो उसकी मदद बचा हुआ काम खत्म करने में कर रहे थे। राज ने बाहर आकर रोनित से पूछा, आन्या कहाँ है? रोनित ने कहा, सर वो तो पहले ही जा चुकी हैं। राज ने भी सर हाँ में हिला दिया। राज ने अपनी कार में बैठकर कहा, कंपनी चलो। ये कहकर राज कुछ सोचने लगा और ड्राइवर ने कार को कंपनी की तरफ मोड़ दिया। राज की कंपनी में कंपनी पहुंचकर राज सीधे जाकर अपने केबिन में बैठ गया। राज किसी राजा की तरह बैठा था और उसके चेहरे पर किसी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। राज के सामने रोनित खड़ा डर से कांप रहा था, जैसे उसे कोई सजा मिली हो। राज ने उसे देखा और कहा, क्या पता चला? कामित ने कहा, सर मैंने पता किया है, लेकिन सिर्फ ये ही पता चला कि कल सिर्फ एक ही मिशन यहाँ पुणे में हुआ था, जिसे रोज गैंग के किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान ने अंजाम दिया था। रोनित ने कुछ सोचकर फिर कहा, सर क्वीन गैंग अपने हर मिशन को बहुत ही सीक्रेटिव रखती है। जब तक वो खुद न चाहे, हम उनके मिशन की डिटेल पता नहीं कर सकते। राज ने ये सुनकर एक गहरी सांस ली और रोनित को बाहर जाने के लिए कह दिया। राज के कहते ही रोनित वहां से ऐसे भागा जैसे कुछ देर और वहां रहता तो मर ही जाता। केबिन से बाहर आकर रोनित ने बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं सर इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं, और वो इस रोज गेंद के मिशन को बारे में क्यों पूछ रहे हैं? पहले तो कभी उन्होंने इस क्वीन की रोज गेंद के बारे में नहीं पूछा। रोनित ने फिर बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे तो ये क्वीन बहुत ही खतरनाक लगती है, पता नहीं सर इसके साथ काम ही क्यों करते हैं। असल में रोनित को ये नहीं पता था कि राज को ये शक था कि आन्या कहीं न कहीं रोज गैंग से रिलेट करती है, और राज का ये शक आज पक्का भी हो चुका था। डॉट 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 डॉट। वहीं घर आकर आन्या ने देखा कि आरुष आराम से सोफे पर बैठकर चॉकलेट खा रहा था। आन्या उसके पीछे गई और आरुष के हाथ की चॉकलेट लेकर खुद खाने लगी। आरुष ने जब महसूस किया कि किसी ने उसके हाथ से चॉकलेट ले ली है, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। आरुष के पीछे आन्या बड़े आराम से आरुष की चॉकलेट खा रही थी। ये देखकर आरुष ने गुस्से से कहा, दी आपने फिर मेरी चॉकलेट ले ली, वापस दो मुझे। ये कहकर वो आन्या की तरफ लपका, लेकिन तब तक आन्या वहां से भागकर किचन में रति के पास आ चुका थी। आरुष भी आन्या के पीछे भागने लगा, तो आन्या ने रति से कहा, माँ देखे ना, आरुष को मुझसे चॉकलेट छीन रहा है। आन्या की बात सुनकर रति ने आरुष के कान खींचते हुए कहा, क्यों परेशान कर रहा है? मेरी बेटी को चॉकलेट खानी है तो जाकर किसी से मंगवा ले या जाकर ले आ। आरुष ने कहा, लेकिन माँ वो चॉकलेट। आरुष के आगे कुछ कहने से पहले ही रति ने उसे गुस्से से आंख दिखाई, तो वो बिल्कुल शांत हो गया। आरुष ने घूर कर आन्या को देखा, जो मजे से अपनी चॉकलेट खा रही थी, और वहां से चला गया। आन्या ने भी रति को पीछे से गले लगाकर थैंक्स माँ बोला और वहां से चली गई। वहीं बाकी सब ये देख बहुत खुश थे, क्योंकि आन्या कभी कभी ही शरारतें करती थी, वरना तो हमेशा बिल्कुल शांत रहती थी। राहुल ने धीरे कहा, राज में सच में कुछ बात है, क्योंकि आज इतने सालों बाद मैंने आन्या को दिल से मुस्कुराते हुए देखा है, ना कि उस नकली मुस्कान के साथ। लगता है अब राज को आन्या की इस हालत के पीछे का सच बताने का समय आ गया है।
ये सब राहुल ने बहुत धीरे से कहा था जिसे कोई भी नहीं सुना पाया, यहाँ तक कि वहीं पास में खड़े विराज और आरुष भी नहीं। डॉट 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 डॉट। रात को आन्या के घर। रात के वक्त राज अपना काम खत्म करके घर वापस आ गया था और सब आराम से बातें कर रहे थे। राज को भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि राज के माँ बाप बहुत ही पहले मर चुके थे और दादा दादी और बहन तीनों उससे दूर रहते थे, जिस वजह से उसके घर में कभी इतनी चहल पहल नहीं हुई। वहीं आन्या सबसे दूर अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी कि तभी उसके फोन पर एक मेल आया। आन्या अपना काम रोककर वो मेल पढ़ने लगी। उस मेल को पढ़ता आन्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई। आन्या ने अपना फोन निकालकर दक्ष को फोन किया और कहा, माँ और निंदनी को किसी भी बहाने से घर से बाहर लेकर जाओ। असल में आन्या अपनी माँ रति के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखाती थी और अगर वो रति को अकेले भेजती तो उसे शक होता, इसलिए वो नंदनी को भी उसके साथ ही भेज दिया। दक्ष ने यस मैम कहा तो आन्या ने कुछ सोच दोबारा कहा, बाकी कोई भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर मिस्टर सिंघानिया चाहे तो जा सकते हैं। ये कह आन्या ने फोन काट दिया और अपना लैपटॉप बंद कर सारी फाइल एक साइड कर दी। ये करने के बाद आन्या नीचे चली गई। आन्या नीचे जाकर शांति से बैठ गई। उसको देखकर साफ पता लग रहा था कि वो गुस्से में है। वहां पर मौजूद सबके दिमाग में एक ही बात रही थी कि अब किसकी शामत आने वाली है। रति अभी आन्या से कुछ पूछने ही वाला थी, लेकिन उससे पहले ही दक्ष वहां आ गया और बोला, रति मेम और नंदनी मेम ने जो सामान मंगवाया था वो आ चुका है। रति और नंदनी ने सर हाँ में हिलाया और वहां से चले गए। बता सब ने उनके साथ जाने की कोशिश की तो दक्ष ने उन्हें मना कर दिया। अब तक वो सब डरे हुए थे और समझ गए थे कि किसी की तो बैंड बजने की वाली है, लेकिन राज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था। राज को बस यही समझ में आ रहा था कि आन्या बहुत गुस्से में है, पर क्यों ये नहीं। राज कुछ कहना चाहता, लेकिन उसे क्या कहना है वो ये नहीं समझ पा रहा था। तभी आन्या ने कहा, आरुष क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। आरुष को लगा कि आन्या को मॉल वाली बात पता चल गई है, लेकिन उसे शक था कि आन्या को इस बारे में पता कैसे चला होगा। आरुष ने डर से हकलाते हुए कहा, नहीं दीमा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सुनकर आन्या की ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो प्रिंसिपल तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल रहे हैं और ट्रस्टी के बेटे को किन 3 लोगों ने मारा। डॉट 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 डॉट। ये सुनकर तो आरुष के साथ ही साथ राहुल और वंश का भी दिल मुंह में आ गया, लेकिन राज और विराज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ देर पहले आन्या को आरुष के कॉलेज से मैसेज आया था कि मिस्टर आरुष खुराना को ट्रस्टी के बेटे को 2 और लोगों को साथ मिलकर मारने के कारण स्कूल से निकाला जाता है। ये मैसेज पढ़ता आन्या को ये समझ नहीं आया था कि आरुष के सिवा वो और 2 लोग कौन होंगे, लेकिन अब राहुल और वंश की ऐसी हालत देख उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। आन्या ने कहा, राहुल भाई, वंश और आरुष तीनों बताओ क्या हुआ था। ये सुनकर तीनों को पसीने छूटने लगे, लेकिन आखिर में राहुल ने पूरी बात आन्या को बता दी। राहुल की बात सुनकर आन्या बिल्कुल शांत रही, लेकिन विराज और राज को बहुत गुस्सा आया। राज की आंखें तो गुस्से से लाल हो गई और उसके हाथों को नसें तक देखने लगी। आन्या ने ये बात नोटिस कर ली थी, इसलिए उसने कहा, अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी, इसलिए आरुष की सजा ये है कि मैं कल उसके साथ उसके कॉलेज जाऊंगी। आन्या की बात सुन आरुष खुश हो गया, क्योंकि वो जानता था कि जब तक आन्या है तब तक कोई उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। वहीं राज आन्या की बात सुनकर वहां से उठ चला गया। राज के जाते ही वहां सारा आ गई और बोली, मैम आपने जैसा कहा था वैसा हो गया है, आपकी मीटिंग कल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ फिक्स हो गई है। सारा की बात सुनकर सब आन्या को घूरने लगे और आन्या सारा को। वही सारा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी मेम उसे घूर क्यों नहीं है। तभी राहुल ने कहा, आन्या तूने ये मीटिंग कब फिक्स करवाए, अभी तो हमने तुझे पूरी बात बताई है और तूने कोई फोन भी नहीं करा। ये सुन आन्या ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। असल में आन्या जानती थी कि उसका भाई कभी भी किसी को बेवजह नहीं मिलेगा, और अगर उसने किसी को मारा है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी, इसलिए आन्या ने पहले ही सारा को मीटिंग अरेंज करने कह दिया था। आन्या अपने कमरे में गई और जल्दी से सो गई। वहीं राज ने अपने कमरे में जाकर रोनित को फोन करके कहा, पता करो कि आरुष ने मॉल में अपने कॉलेज के किस ट्रस्टी के बेटे को मारा था।
दूसरी तरफ से रोनित ने कुछ कहा तो राज ने दोबारा कहा, वो जो भी हो उसे कल उठा लेना, लेकिन जब आन्या की उसके साथ मीटिंग है जाए, मैं नहीं चाहता कि आन्या को इस बारे में पता चले। ये कह राज ने फोन काट दिया। राज के फोन काटने ही वहां कमरे में राहुल आ गया। पागल को अपने कमरे में देख राज हैरान था, क्योंकि राहुल ने कभी उस पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। तभी वहां विराज भी आ गया और बोला, अबे इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। राहुल आन्या के सिवा किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये तुझे नफरत भी नहीं करता। विराज ने फिर कहा, और वैसे भी मैंने राहुल को ये बता दिया है कि तू आन्या से प्यार करता है, क्योंकि ये आन्या को सबसे ज्यादा जानता है। राज ने कहा, क्या मतलब कि सबसे ज्यादा जानता है? विराज ने कहा, देखो राहुल आन्या से सबसे ज्यादा करीब है और उसने आन्या को बचपन से देखा है। वो आन्या को अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं और आन्या भी राहुल से सबसे ज्यादा बातें शेयर करती है। तभी राहुल ने बीच में कहा, इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले वो काम करो जिसके लिए यहाँ पर आए हैं। विराज ने कहा, हाँ वो बताता हूँ। राज कल का दिन बहुत खास है। इसके बाद राहुल ने राज के कानून में कुछ कहा, जिसे सुनकर राज के चेहरे पर मुस्कान छा गई और वो बोला, विराज तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विराज के कुछ कहने से पहले ही राहुल ने कहा, क्योंकि हम सब भूल गए थे और सिर्फ मिस्सी को याद था, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि मिस्सी ने पहले ही सारी तैयारी कर ली है। राज हाँ में अपना सर हिला देता है और विराज और राहुल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राज ने रोनित को फोन करके कुछ चीज लाने के कहा और फोन काट दिया। इसके बाद राज सोने के लिए लेट गया और मन ही मन बोला, मेरी जान इस साल तुम मेरी नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन वादा रहा कि अगले साल इस दिन को हम एक साथ मनाएंगे। ये सोचकर राज मुस्कुराने लगा और ऐसे ही मुस्कुराते हुए सो गया। अब बस अगली सुबह का इंतजार था, जो अपने साथ कई और खुशियां भी लाने वाली है। डॉट 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 डॉट